दीदी, रवि बहुत बड़े खतरे में है। यह कैसे हुआ? कृपया जल्दी यहां आइए। एक कांपती हुई आवाज में फोन आया। किसने सोचा होगा? रवि की 19 वर्षीय प्रेमिका सिया का एक हताश फोन कॉल। उसकी प्रेमिका के बड़े भाई को वह फोन कॉल सब कुछ बदलने वाला था। चलिए 30 मिनट पहले के समय में वापस चलते हैं। हमेशा की तरह 12वीं कक्षा के प्रेमी जोड़े रवि और सिया एक कोचिंग सेंटर में लगन से पढ़ाई कर रहे थे। जब उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। सिया, चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है, रवि ने कहा। हाँ, आज हमने बहुत मेहनत की है, लगता है कल का पेपर अच्छा जाएगा। दूसरे जोड़ों के विपरीत वे दोनों वास्तव में पढ़ाई में बहुत मेहनती थे। सिया को घर छोड़ना रवि की दिनचर्या का हिस्सा था, लेकिन आज की रात अलग थी। ओए, तुम दोनों, 1 मिनट यहां आना। अचानक एक अंधेरी गली से 2 आदमी निकले। उनकी 20 साल की उम्र के आसपास की शक्ल देखकर रवि और सिया एक नजर में समझ गए कि वे आम लोग नहीं थे। वाह, क्या लड़की है, हमारे साथ खेलने आ जाओ, उनमें से एक ने कहा। तुम लोग क्या चाहते हो? एक गुंडे ने सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। रवि तुरंत अपनी प्रेमिका के सामने खड़ा हो गया। रुक जाओ, हम बस घर जाना चाहते हैं। हे लड़के, दखल मत दो, जब तक हम रास्ता दे रहे हैं तब तक चले जाओ। लेकिन रवि के प्रतिरोध ने केवल उनके गुस्से को भड़काया। ऐसी स्थिति में एक 12वीं कक्षा का छात्र क्या कर सकता है? लगता है तुम लड़ना चाहते हो, इधर आ। पहला घूंसा रवि के चेहरे पर पड़ा। बिना बचने का मौका मिले रवि तुरंत गिर गया। रवि, नहीं! सिया रवि की ओर दौड़ते हुए चिल्लाई, लेकिन गुंडे पहले से ही गुस्से में थे। दखल मत दो, क्या तुम भी पिटना चाहती हो? हाँ? लात और घूंसे खाते हुए रवि धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगा। सिया ने डर से कांपते हुए अपना फोन निकाला। उस समय उसके मन में रवि की बड़ी बहन का ख्याल आया। रवि अक्सर मजाक करता था, मेरी दीदी बहुत गुस्सैल हैं, और इस स्थिति में सिया को उम्मीद थी कि वह गुस्सैल बहन वास्तव में मदद के लिए आएगी। दीदी, रवि को गुंडे पीट रहे हैं, कृपया हमारी मदद करें। लेकिन सिया को नहीं पता था कि जिस बहन को वह फोन कर रही थी वह वास्तव में कौन थी और इस एक फोन कॉल का क्या परिणाम होगा। आप इस कहानी को अभी कहां सुन रहे हैं? शायद घर पर आराम करते हुए या काम पर जाते समय। एक रोमांचक कहानी जल्द ही शुरू होने वाली है। अंत तक देखें और आशा है कि आपका दिन अच्छी चीजों से भरा हो। 14 अगस्त 2023 को नागपुर के सिविल लाइंस इलाके की एक गली में फोन उठाने वाली बड़ी बहन का नाम दिव्या था। 30 साल की उम्र की वह महिला अपने घर एक साधारण से दिखने वाले स्टूडियो अपार्टमेंट में शांति से एक किताब पढ़ रही थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ चीजें अलग थीं। दीवार पर कई मार्शल आर्ट के प्रमाण पत्र लटके हुए थे और कमरे के कोने में कुछ व्यायाम उपकरण थे। हेलो दीदी, रवि बहुत बड़े खतरे में है, यह कैसे हुआ? सिया की कांपती आवाज सुनकर दिव्या का भाव 180 डिग्री बदल गया। उसकी आमतौर पर शांत आवाज अब तेज हो गई थी। सिया, शांत हो जाओ और साफ साफ बताओ, तुम लोग अभी कहां हो? स्कूल के पास वाली गली में। दीदी, अचानक कुछ अजीब लोग आ गए। दिव्या ने अपनी जैकेट पकड़ ली थी और जाने के लिए तैयार थी। लेकिन आपको एक बात जानने की जरूरत है। रवि और दिव्या भाई बहन थे जो बचपन से ही बिना माता पिता के बड़े हुए थे। जब दिव्या मिडिल स्कूल में थी तब एक यातायात दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। दिव्या ने अपने भाई को पालने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। फोन के दूसरी तरफ से गुंडों की आवाजें आ रही थीं। हे, तू किसको फोन कर रही है? हाँ, फोन इधर दे। दिव्या की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। अपने भाई की रक्षा के लिए उसने जो रास्ता चुना था वह सेना में शामिल होना था। किसी साधारण यूनिट में नहीं, बल्कि पैरा स्पेशल फोर्सेज में, जो एक कमांडो यूनिट है। वह मेजर के पद तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की अधिकारियों में से एक बन गई थी। एक महान हस्ती। सिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, बस थोड़ा समय निकालो, बस थोड़ा सा, मैं जल्द ही पहुंच जाऊंगी। लेकिन दीदी, ये लोग डरावने हैं, चिंता मत करो, 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट। दिव्या ने फोन काट दिया और दराज से कुछ निकाला। यह एक जोड़ी टैक्टिकल दस्ताने थे जिन्हें वह ड्यूटी पर इस्तेमाल करती थी। लेकिन रवि, जो अक्सर अपने दोस्तों से मजाक करता था, मेरी दीदी जब गुस्सा होती हैं तो बहुत डरावनी होती हैं, प्रलय आ सकता है, वास्तव में यह नहीं जानता था कि उसकी बहन का पूर्व पेशा क्या था। अपने भाई के सामने दिव्या सिर्फ एक सामान्य बड़ी बहन थी,
वह बहन जो चिंतित होती थी अगर उसका भाई देर रात घर आता, जो बीमार होने पर खिचड़ी बनाती थी और जो चुपके से अतिरिक्त पॉकेट मनी ट्रांसफर कर देती थी अगर उसके भाई के पास पैसे कम होते थे। रवि, दीदी आ रही है, बस थोड़ी देर और रुकना। आज रात उस सामान्य बहन का दूसरा पक्ष सामने आने वाला था। जब प्रियजन खतरे में होते हैं तो महसूस होने वाला गुस्सा और चिंता, लेकिन दिव्या में उस भावना को कार्रवाई में बदलने की एक विशेष क्षमता थी। कार की चाबी उठाते हुए दिव्या का हाथ थोड़ा कांप रहा था, गुस्से के कारण नहीं बल्कि इस चिंता के कारण कि उसके भाई को चोट लगी है। इस बीच गली में स्थिति और खराब हो गई। लगता है इस लड़के ने अभी तक सबक नहीं सीखा है। रवि की नाक से खून बह रहा था, लेकिन वह अभी भी सिया की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। कृपया रुक जाओ, मेरी प्रेमिका को जाने दो। मैंने कहा था ना कि जब हम कहें तो चले जाओ। एक बड़े शरीर वाले गुंडे ने रवि का कॉलर पकड़ लिया, जबकि दूसरा सिया को परेशान करता रहा। इतनी सुंदर लड़की ऐसे कमजोर लड़के के साथ डेटिंग क्यों कर रही है? हमारे साथ क्यों नहीं? नहीं, मुझे मत छुओ। सिया पीछे हटती रही, रवि के पास रहने की कोशिश कर रही थी। गुंडे इस स्थिति का आनंद ले रहे थे, लेकिन सिया ने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। जब उसने रवि की बहन को फोन किया था तो कोई भी सामान्य व्यक्ति उसे पुलिस को रिपोर्ट करने और तुरंत भाग जाने के लिए कहता, लेकिन रवि की बहन ने सिर्फ इतना कहा, 5 मिनट रुको। यह किस तरह का आत्मविश्वास था? लेकिन अब इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। ओए सुंदरी, अगर तुमने फिर से अपना फोन छुआ तो तुम खत्म हो जाओगी। एक गुंडे ने सिया का फोन छीनने की कोशिश की। उसी समय रवि ने अपनी बची हुई ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। सिया को मत छुओ, लेकिन एक 12वीं कक्षा के छात्र की ताकत की एक सीमा होती है। एक और जोरदार घूंसा रवि के पेट में पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। रवि, उठो, रवि! सिया की चीख उस संकरी गली में गूंज उठी। उस समय से स्थिति जटिल होने लगी। जो गुंडे पहले सिर्फ मजाक कर रहे थे, वे अब वास्तव में गुस्से में थे। चुप रहो, नहीं तो हम पता लगा लेंगे कि तुम बच्चों का घर कहां है। हमें परेशान करने के बाद उन्हें एक सबक सिखाना होगा। सही है, आजकल के बच्चे बहुत बदतमीज हैं। अपनी चेतना खोते हुए रवि सिया के लिए चिंतित होकर उठने की कोशिश करता रहा। सिया, तुम ठीक हो? चोट मत लगने देना। रवि, बात मत करो, तुम्हारी चोट और खराब हो जाएगी। सिया रवि के घावों को देखते हुए रो रही थी। उसके होंठ फट गए थे और उसकी आंख के आसपास का क्षेत्र नीला पड़ने लगा था। लेकिन कुछ अजीब था। रवि की बहन ने 5 मिनट कहा था, लेकिन 3 मिनट बीत चुके थे। क्या वह सच में आएगी? चलो इसका पहचान पत्र देखते हैं। गुंडों ने रवि की जेबें खंगालनी शुरू कर दी और उसका छात्र पहचान पत्र मिलने पर हंस पड़े। वाह, 12वीं का छात्र अभी भी एक बच्चा है, तो यह और भी मजेदार होगा। आजकल के बच्चे आमतौर पर बहुत सारा पैसा ले जाते हैं। स्थिति एक साधारण लड़ाई से एक आपराधिक कृत्य में बदल गई। सिया ने कांपते हुए हाथ से अपनी घड़ी देखी। अभी भी 2 मिनट बाकी थे। क्या वह सच में आएगी? शायद उसने पुलिस को फोन किया है, लेकिन सिया को नहीं पता था जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आ रहा था वह पुलिस से कहीं ज्यादा डरावना था। देखते हैं उसके बटुए में कितने पैसे हैं। एक गुंडे ने रवि का बटुआ देखना शुरू कर दिया। उसमें सिर्फ 2000 रुपये थे। चीकल जीम हैं, एक अलार्म कर रहे हैं, उसकी पॉकेट मनी का बचा हुआ हिस्सा। लेकिन उन्हें वह भी खोने का खतरा था। बस इतना ही। आजकल के बच्चों की पॉकेट मनी बहुत कम है। निराशाजनक। तो हमें कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। दूसरा रास्ता का मतलब बहुत स्पष्ट था। इस सुंदरी को हमारे साथ खेलने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। रवि ने अपनी बची हुई चेतना के साथ उठने की कोशिश की। सिया को मत छुओ। गुंडा रवि पर एक और घूंसा मारने ही वाला था। ठीक उसी समय हाँ, एक गुंडे ने अजीब भाव से गली के मुहाने की ओर देखा। एक असामान्य आवाज सुनाई दी, तेजी से पास आते कदमों की आवाज। लेकिन इन कदमों की आवाज आम लोगों से अलग थी, बहुत नियमित, जैसे एक प्रशिक्षित सैनिक के कदम। वह कौन है? लेकिन अंधेरे में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन आ रहा था। सिया ने मन में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं दीदी दिव्या सच में आ गई। रवि ने भी अपनी धुंधली चेतना में उन कदमों की आहट सुनी। यह अपरिचित नहीं लगा। देखते हैं कौन है। एक गुंडे ने गली के मुहाने की ओर अपना सिर बढ़ाया। उस समय सड़क की रोशनी के बीच एक महिला की छाया दिखाई दी। उसका कद बहुत लंबा नहीं था,
लेकिन उसके चलने के तरीके से एक बहुत ही अलग आभा निकल रही थी। ओह, बस एक लड़की है। गुंडों ने राहत की सांस ली। क्यों मैडम, बस गुजर जाइए, परेशान मत कीजिए। लेकिन जैसे जैसे वह पास आई कुछ अजीब लगा। आमतौर पर ऐसी स्थिति देखने वाले लोग डरकर भाग जाते हैं या पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन यह महिला उनकी ओर और तेजी से चल रही थी। दीदी दिव्या, रवि अपनी धुंधली चेतना में बुदबुदाया। क्या तुम्हारी बहन है? गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, तो तुमने अपनी बहन को फोन किया, पुलिस को नहीं। हमें खुश करना चाहती हो, है ना? लेकिन उन्हें नहीं पता था दिव्या ने पैरा एसएफ में 10 साल सेवा की थी और कई वास्तविक युद्ध स्थितियों का अनुभव किया था, खासकर जब विदेश में तैनात थी जहां जान सचमुच खतरे में थी। उसके लिए ये 2 गांव के गुंडे वास्तव में कोई मुकाबला नहीं थे। सिया। आखिरकार दिव्या की आवाज उस गली में गूंजी। उसकी आवाज सामान्य से कहीं ज्यादा ठंडी थी। दीदी। सिया ने राहत की सांस लेते हुए रोया। कोई बात नहीं, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने अंत तक रवि का ख्याल रखा। दिव्या ने धीरे धीरे दोनों गुंडों को देखा। उस समय उन्हें भी महसूस होने लगा कि कुछ अजीब है। उस औरत की आंखों को देखो, क्या वह हमें चुनौती देना चाहती है? दिव्या ने जवाब नहीं दिया। उसने पहले अपने भाई की हालत की जांच की। नाक से खून बह रहा था, होंठ घायल थे, आंखों में चोट के निशान थे। उस समय से स्थिति बदल गई। दिव्या के माथे पर एक नस उभर आई और उसकी आंखों से जानलेवा इरादा झलक रहा था। वह गर्मजोशी भरी नजर जो वह आमतौर पर अपने भाई को दिखाती थी, गायब हो गई थी। उसकी जगह बर्फ जैसी ठंडी नजर ने ले ली थी जो उन गुंडों पर टिकी थी। आप इस भावना को जरूर समझते होंगे, है ना? एक बड़ी बहन की भावना जो अपने भाई की रक्षा करना चाहती है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उसकी बहन हो या कोई और। जल्दी से यहां से चली जाओ। बड़े शरीर वाले गुंडे ने दिव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दिव्या हिली नहीं। रवि, क्या तुम खड़े हो सकते हो? दीदी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अच्छा प्रयास किया। दिव्या ने अपने भाई को खड़े होने में मदद की और सिया से कहा, सिया, कृपया रवि को सहारा दो। उस स्ट्रीट लाइट के नीचे इंतजार करो। ठीक है दीदी। सिया रवि को सहारा देकर थोड़ी दूर एक जगह पर ले गई, लेकिन कुछ अजीब था। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग कहते, चलो जल्दी से भागो, पुलिस को बुलाओ। लेकिन दिव्या उन गुंडों से दूरी कम कर रही थी। यह औरत पागल है क्या? चेतावनी देने के बाद भी जिद कर रही है। एक गुंडा दिव्या के पास आया। लेकिन आपको कुछ जानने की जरूरत है। सेना में रहते हुए दिव्या ने नागरिक सुरक्षा अभियान नामक एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यह नागरिकों को दुश्मनों या अपराधियों से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष तकनीक थी। पहला सिद्धांत, स्थिति को समझें। दूसरा सिद्धांत, नागरिकों को सुरक्षित करें। तीसरा सिद्धांत, न्यूनतम बल का प्रयोग करें। दिव्या अभी इन सिद्धांतों को लागू कर रही थी। मैं एक बार और पूछती हूं। दिव्या की आवाज शांत रही। मेरे भाई से माफी मांगो और यहां से चले जाओ तो सब खत्म हो जाएगा। क्या? पागल औरत, माफी मांगो। हा, बहुत मजाक किया। गुंडे ठहाके मारकर हंस पड़े, लेकिन दिव्या नहीं हंसी। ठीक है, यह तुम्हारा जवाब है। पता चला कि तुम जैसे लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं की जा सकती। उसी समय एक गुंडे ने दिव्या का कंधा पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वोश, पलक झपकते ही वह गुंडा अचानक दर्द से चिल्लाया, अपनी कलाई पकड़े हुए। आह, मेरा हाथ! तुमने क्या किया? दिव्या ने जो किया वह बहुत सरल था। जब प्रतिद्वंद्वी ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसने उस कलाई को सही कोण पर घुमाकर उसके जोड़ को लॉक कर दिया। तुमने क्या किया? दूसरा गुंडा घबराकर चिल्लाया, क्योंकि दिव्या ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ नहीं किया हो। अभी देर नहीं हुई है, अभी माफी मांगो। पागल, तुम मरना चाहती हो क्या? गुस्से में आए गुंडे ने अपना घूंसा चलाया। बूम! इस बार वह गुंडा अचानक झुक गया, अपना पेट पकड़े हुए। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सिया और रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जाहिर है दीदी दिव्या हिली थी, लेकिन कब और कैसे वे बिल्कुल नहीं देख पाए थे। अब हम बात कर सकते हैं, दिव्या ने अभी भी शांत आवाज में कहा, लेकिन उन गुंडों की आंखों में अब डर दिखाई देने लगा था। तुम कौन हो? यह महत्वपूर्ण नहीं है। दिव्या ने गिरे हुए गुंडे को देखा। अब जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि तुम मेरे भाई से माफी मांगो, समझे? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। माफी मांगो। माफी मांगने के लिए कहा गया। अपनी कलाई पकड़े हुए गुंडे ने अविश्वास से दिव्या को देखा।
दूसरा अभी भी अपना पेट पकड़े हुए खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिव्या के सटीक प्रहार ने उसे सांस लेना मुश्किल कर दिया था। यह कैसे हो सकता है? उस समय उन गुंडों के मन में एक सवाल उठा, यह महिला कौन है? जाहिर है कोई आम इंसान नहीं। दिव्या धीरे धीरे उनके पास आई। उसके हर कदम से एक जबरदस्त दबाव की आभा निकल रही थी। पास मत आना, ठीक है? हम गलत थे, हम सच में माफी मांगते हैं। उन गुंडों ने अचानक अपना रवैया बदल दिया, लेकिन दिव्या अभी भी संतुष्ट नहीं थी। मुझसे नहीं, तुम्हें माफी मांगनी है। दिव्या ने रवि और सिया की ओर इशारा किया। वहां मेरे भाई से ठीक से माफी मांगो, लेकिन हमें एक कार है, मुद्दा कार है, एक कार है। 12वीं के लड़के से माफी मांगनी पड़ेगी। एक गुंडा अभी भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ पा रहा था। क्लिक। दिव्या की उंगलियों की चटकने की आवाज सुनाई दी। बस एक उंगली की चटक, लेकिन उन गुंडों के लिए यह एक पिस्तौल की गोली की तरह लग रही थी। ठीक है, हम माफी मांग लेंगे। वे जल्दी से रवि के पास गए। अजीब तरह से रवि के सामने खड़े होते ही शब्द निकलना मुश्किल हो गया। आमतौर पर वे किसी के भी साथ मनमाना व्यवहार करते थे, लेकिन ईमानदारी से माफी मांगना बहुत अजीब लग रहा था। रवि, जो अभी भी अपनी नाक से खून पोंछ रहा था, ने उन्हें देखा। सॉरी यार, आज हमारी गलती थी। गुंडे की आवाज धीमी होती गई। उनका अहंकार गायब हो गया था। अब वे एक शिक्षक द्वारा डांटे गए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की तरह लग रहे थे। यह दृश्य देखकर सिया हैरान रह गई। दीदी, दिव्या ने ऐसा क्या किया कि वे पूरी तरह से बदल गए? उनकी माफी सुनने के बाद दिव्या ने कहा, माफी स्वीकार की गई, लेकिन एक और बात है। क्या? और क्या? अस्पताल का खर्च। गुंडे भ्रमित थे। मेरे भाई को चोट लगी है, तुम्हें उसके इलाज का खर्च देना होगा। यह उचित है ना? वे एक दूसरे को देखने लगे। सच कहूं तो उनके पास उस दिन ज्यादा पैसे भी नहीं थे। कितना? ज्यादा नहीं, 5,000 रुपये। उनके लिए यह कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन इस स्थिति में वे मना नहीं कर सकते थे। दीदी, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो फिर कैसे? दिव्या की आवाज फिर से ठंडी हो गई। कल पैसे तैयार रखना और रात 9 बजे यहां ले आना। जी ठीक है दीदी, हम समझ गए। उन गुंडों ने अचानक विनम्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस स्थिति में कोई भी हिचकिचाएगा। स्वाभिमान बनाए रखना या जान बचाना, चुनाव स्पष्ट था। 1 मिनट रुको। दिव्या ने अचानक उन्हें पुकारा जो भागने वाले थे। वे फिर से जम गए। और क्या है दीदी? उनकी आवाज डरी हुई लग रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? अपना पहचान पत्र दिखाओ। दिव्या की मांग ने उन्हें घबरा दिया। अचानक पहचान पत्र क्यों मांग रही हो? क्यों? यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम कल आओगे। अगर तुम भाग गए तो मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। दोनों गुंडों के चेहरे पीले पड़ गए। पहचान पत्र दिखाने का मतलब था कि उनकी पहचान पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। हम नहीं भागेंगे दीदी, फिर भी सुनिश्चित करना होगा। मैं तुम पर कैसे विश्वास कर सकती हूं? दिव्या ने अपना हाथ बढ़ाया। दोनों आदमियों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। कांपते हाथों से उन्होंने अपने पहचान पत्र सौंप दिए। दिव्या ने उन्हें ध्यान से जांचा। अजय और विजय, तुम दोनों 23 साल के हो, है ना? जी दीदी। काम बस दिहाड़ी मजदूरी दीदी। दिव्या ने उनके पहचान पत्र लौटाते हुए कहा। 23 साल की उम्र अभी भी युवा है। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारी इन हरकतों के बारे में जानते हैं? इस अप्रत्याशित सवाल ने उन्हें भ्रमित कर दिया। नहीं जानते दीदी, अजय ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया। विजय भी वैसा ही था। फिर दिव्या ने कुछ और अप्रत्याशित कहा। तो फिर कल अपने माता पिता के साथ आना। क्या? पैसे लाते समय माफी मांगने के लिए अपने माता पिता के साथ आना। उनके चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए। यह 5,000 रुपये से भी बड़ी समस्या थी। नहीं दीदी, हमारे माता पिता को मत बताना। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा कुछ करते हो जो तुम अपने माता पिता को नहीं बता सकते। दिव्या के तर्क ने उन्हें चुप करा दिया। प्लीज दीदी, वह मत करो। मेरी मां को पता चला तो उन्हें सदमा लग जाएगा। अजय की आवाज कांपने लगी। मेरे पिताजी बहुत सख्त हैं दीदी। विजय भी रोने जैसी आवाज में गिड़गिड़ाने लगा। उस समय सिया और रवि को एहसास हुआ कि जो गुंडे पहले इतने डरावने लग रहे थे, वे मूल रूप से सिर्फ सामान्य युवा थे। दिव्या भी एक पल के लिए चुप हो गई। सोच रही थी, वे भी किसी के बच्चे हैं। आपको एक और बात जानने की जरूरत है। दिव्या ने सेना में केवल प्रतिद्वंद्वी को अक्षम करने की तकनीक ही नहीं, बल्कि मनोविज्ञान भी सीखा था। ठीक है, तुम्हारे माता पिता को बुलाने की जरूरत नहीं है सर। सच में? दीदी, धन्यवाद, लेकिन एक शर्त है। उनके चेहरे फिर से तनावग्रस्त हो गए। अब से इस तरह का काम फिर कभी मत करना।
खासकर महिलाओं या स्कूली बच्चों के साथ। जी दीदी, हम वादा करते हैं, और अगर तुमने इसे फिर से किया। दिव्या एक पल के लिए रुकी। उस समय मैं सच में तुम्हारे माता पिता को बता दूंगी, समझे? समझ गए दीदी। उन्होंने बार बार सिर हिलाया। तो फिर कल 9 बजे बस पैसे ले आना और एक बार फिर ठीक से माफी मांग लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गुंडे 90 डिग्री झुक गए। वे बिल्कुल अलग लोग लग रहे थे। उनके जाने के बाद सिया ने सावधानी से पूछा, दीदी क्या वे सच में कल आएंगे? दिव्या मुस्कुराई। वे आएंगे। उनके जैसे बच्चे वास्तव में उतने बुरे नहीं होते। गुंडों के जाने के बाद उस गली में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन सिया और रवि के दिल अभी भी जिज्ञासा से भरे हुए थे। दीदी वह क्या था? रवि ने टिश्यू से अपनी नाक साफ करते हुए पूछा। क्या आपने उन्हें कैसे हराया? मैं बिल्कुल नहीं देख सका, दिव्या ने जवाब दिया। आमतौर पर वह जवाब देती, बस एक संयोग था, लेकिन आज रात स्थिति अलग थी। मैंने थोड़ा सीखा है। सिया ने भी जिज्ञासा भरी आंखों से दिव्या को देखा। क्या आपने ताइक्वांडो सीखा है? हाँ, कुछ वैसा ही, दिव्या ने जवाब दिया। अभी भी विस्तार से बताने से हिचकिचा रही थी, लेकिन रवि को कुछ अजीब लगा। दीदी, लेकिन आज आपका चलने का तरीका अजीब था। अजीब? हाँ, जब आप यहां दौड़कर आईं तो आवाज भारी और स्थिर लग रही थी। सिया अचानक बोल पड़ी। हाँ, सही है। और जिस तरह से आपने उनसे बात की, वह एक कमांडर के आदेश देने जैसा था। तुम दोनों अच्छे पर्यवेक्षक हो। हाँ, दिव्या कड़वाहट से मुस्कुराई। मुझे ठीक से नहीं पता कि आपने क्या किया, लेकिन आप निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, है ना? रवि के सवाल पर दिव्या काफी देर तक चुप रही। वह भ्रमित थी कि उसे अपने भाई को अपने अतीत के बारे में कितना बताना चाहिए। रवि, सिया, हम घर पर बात करेंगे। घर पर? हाँ। और रवि, चलो पहले अस्पताल चलते हैं। कोई बात नहीं दीदी, बस एक छोटी सी चोट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी नाक की हड्डी टूट सकती है। दिव्या का निदान बहुत सटीक था। उसने चिकित्सा प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। अस्पताल जाते समय सिया ने सावधानी से पूछा, दीदी क्या कोई कारण है कि आपने रवि को कभी नहीं बताया? किस बारे में? आपके पिछले काम के बारे में। दिव्या ने सिर हिलाया। रवि अभी भी छोटा है। मैं नहीं चाहती कि वह बहुत ज्यादा चिंता करे। और किस बारे में चिंता? अगर उसे पता चला कि मैं एक खतरनाक काम करती थी, तो वह दोषी महसूस करेगा। यह सोचकर कि मेरी वजह से उसे यह सब सहना पड़ा। सिया अब समझ गई कि दीदी दिव्या ने अपने अतीत को इतने लंबे समय तक क्यों छुपाया, लेकिन आज यह मजबूरी थी, है ना दीदी? हाँ, मेरे भाई को चोट लगी थी। मैं चुप नहीं रह सकती थी। उस समय रवि का इलाज हो गया था। शुक्र है कोई गंभीर चोट नहीं थी। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, शुक्र है। घर लौटते समय रवि ने फिर पूछा, तो आप पहले वास्तव में क्या काम करती थीं? दिव्या एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर कहा, कल जब वे आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। कल क्यों? तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अगले दिन रात 8:50 बजे दिव्या, रवि और सिया उसी गली में थे। दीदी क्या वे सच में आएंगे? रवि ने चिंतित होकर पूछा। उसकी नाक के आसपास का नीला निशान और अधिक स्पष्ट था, लेकिन उसकी जिज्ञासा अधिक थी। वे जरूर आएंगे। उनके जैसे बच्चे वास्तव में अपना वादा निभाते हैं। आप इतनी निश्चित कैसे हो सकती हैं? सिया ने पूछा। अनुभव। असली अपराधी इस तरह का व्यवहार नहीं करते। वे सिर्फ गुमराह बच्चे हैं। ठीक रात 9 बजे एक गली के छोर से 2 परछाइयां उभरी। वाह, वे सच में आ गए, रवि ने आश्चर्य से कहा। लेकिन कल से कुछ अलग था। अजय और विजय अलग लोग लग रहे थे। उनके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। नमस्ते दीदी, अजय ने पहले अभिवादन किया। कल का घमंड गायब हो गया था। पैसे लाए हो? दिव्या ने सीधे पूछा। जी दीदी, यह रहा। अजय ने एक लिफाफा दिया। उसके अंदर 5,000 रुपये नहीं बल्कि 10,000 रुपये थे। अरे यह तो बहुत ज्यादा है। हम और देना चाहते थे दीदी, विजय ने सिर झुकाते हुए कहा। क्यों? कल घर जाने के बाद हमने फिर से सोचा। हमें एहसास हुआ कि हमारा काम वास्तव में गलत था, अजय ने कांपती आवाज में कहा। और सच कहूं तो हमें पैसों की जरूरत थी, लेकिन हमें एहसास हुआ कि वह तरीका गलत था। रवि और सिया हैरान थे। कल जो लोग इतने डरावने थे, वे इस तरह कैसे बदल सकते हैं? फिर दिव्या ने कहा, जैसे उन्हें आगे बढ़ने के लिए कह रही हो। दीदी हमने एक सही नौकरी खोजने का फैसला किया है, विजय ने कहा।
नौकरी? जी दीदी, एक दुकान में सहायक के रूप में काम करना या कुछ भी जो एक ईमानदार काम हो। लेकिन यहां कुछ अप्रत्याशित हुआ। क्या हम एक बात पूछ सकते हैं दीदी? अजय ने सावधानी से पूछा। कल आपने जो तकनीक इस्तेमाल की थी वह क्या थी? आपने कहां सीखा? दिव्या एक पल के लिए चुप हो गई। क्यों, क्या हुआ? मेरे पिताजी पहले सेना में थे दीदी, इसीलिए मुझे थोड़ा पता है, अजय ने आगे कहा। कल आपने हमें जिस तरह से अक्षम किया वह बिल्कुल पैरा एसएफ में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक जैसा था। सिया और रवि ने दिव्या को देखा। पैरा एसएफ? सिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मेरे पिताजी पैरा एसएफ के पूर्व सदस्य थे, इसलिए बचपन से ही मैंने उनकी कहानियां सुनी हैं, विजय ने कहा। हम उत्सुक थे और इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की। पता चला कि यह सच है, यह पैरा एसएफ तकनीक थी। दिव्या को एहसास हुआ कि वह इसे और नहीं छिपा सकती। सही है, मैं पैरा एसएफ की पूर्व सदस्य हूं। सच में? रवि ने अविश्वास से उसे देखा। सिर्फ एक सामान्य सदस्य नहीं। दिव्या एक पल के लिए हिचकिचाई। मैं मेजर के पद के साथ सेवानिवृत्त हुई। उस गली में सन्नाटा छा गया। मेजर, अजय और विजय एक साथ चिल्लाए। तो कल हम एक पैरा एसएफ मेजर से लड़ रहे थे। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। हमें माफ कर दीजिए, हम सच में माफी मांगते हैं। अजय और विजय एक साथ 90 डिग्री झुक गए। पैरा एसएफ मेजर शब्द सुनकर उनकी दुनिया मानो ढह गई हो। बस उठो, तुम लोग अति कर रहे हो, दिव्या ने कहा। लेकिन वे खड़े नहीं होना चाहते थे। मैडम मेजर, हम सच में नहीं जानते थे। हमने लगभग एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। मुझे मेजर मत कहो, बस हमेशा की तरह दीदी कहो। नहीं हो सकता मैडम, यह असभ्य है, अजय ने दृढ़ता से कहा। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि पैरा एसएफ के अधिकारी, खासकर मेजर के पद के, महान लोग होते हैं। पैरा एसएफ मेजर बनने के लिए प्रशिक्षण निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है और अनुभव बहुत अधिक होता है। विजय ने सहमति में सिर हिलाया। रवि और सिया अभी भी स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। क्या आप सच में उतनी महान हैं? रवि बुदबुदाया। सिर्फ महान नहीं, अजय ने रवि से कहा। एक पैरा एसएफ मेजर आमतौर पर सैकड़ों सैनिकों का नेतृत्व करता है। उसे विदेशों में तैनात किया गया है और उसने बहुत खतरनाक मिशन चलाए हैं, और हमने ऐसे व्यक्ति के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की। अजय की आवाज कांप रही थी। दिव्या इस स्थिति से असहज महसूस कर रही थी। बस, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं भी एक सामान्य इंसान हूं। मैं गुस्सा थी क्योंकि मेरे भाई को चोट लगी थी, लेकिन अजय और विजय के लिए दिव्या की हर हरकत अब अलग लग रही थी। अगर आप सोचें तो कल मैडम मेजर ने हमारे पहचान पत्र की जांच की। यह सूचना एकत्र करने का एक हिस्सा था, है ना? और हमें अपने माता पिता को लाने के लिए कहना मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा था। वे दोनों खुद ही विश्लेषण करने लगे। सिया ने दिव्या से फुसफुसाया, दीदी, क्या सच में यही इरादा था? नहीं, यह सिर्फ एक सबक सिखाने के लिए था। दिव्या कड़वाहट से मुस्कुराई। मैडम मेजर, अजय ने फिर से विनम्रता से कहा, हम वादा करते हैं कि हम सच में बदल जाएंगे। हाँ, कल मैं घर गया और पिताजी से पूछा, पैरा एसएफ क्या है? विजय ने आगे कहा। पिताजी ने कहा, अगर तुम एक पैरा एसएफ मेजर से मिलते हो तो इसका मतलब है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हो जिसने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। इसीलिए हम और भी अधिक दोषी महसूस करते हैं। हमने ऐसे व्यक्ति के साथ असभ्य व्यवहार करने की हिम्मत की। अजय की आंखें लाल हो गईं। रवि ने आश्चर्य से दिव्या को देखा। दीदी, क्या यह सच है कि आपने इतना महान काम किया है? रवि, दिव्या ने अजीब तरह से कहा, मैं बस तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। लेकिन मैडम मेजर, विजय कुछ कहना चाहता था, लेकिन दिव्या ने उसे रोक दिया। बस बहुत हो गया। मैं अब मेजर नहीं हूं। मैं सिर्फ एक बड़ी बहन हूं जो अपने भाई के लिए चिंतित है। लेकिन तुमने कहा था कि तुम नौकरी ढूंढोगे, है ना? दिव्या ने विषय बदल दिया। जी मैडम, हम निश्चित रूप से इसे ढूंढेंगे। अच्छा, बस इतना ही काफी है। अजय और विजय ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर एक निर्णय दिखाई दे रहा था। मैडम मेजर, दीदी, बस दीदी कहो। दीदी, हम एक नए इंसान बनने का वादा करते हैं। उस समय सभी ने महसूस किया कि कुछ वास्तविक बदल रहा है। दीदी, क्या हम एक और बात पूछ सकते हैं? अजय ने सावधानी से पूछा। क्या? हम सच में बदलना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कहां से शुरू करें। विजय ने सिर हिलाया। हम अब तक गलत तरीके से जी रहे हैं, इसलिए हम भ्रमित हैं कि क्या करें। दिव्या ने एक पल के लिए सोचा। इस तरह की स्थिति का सामना वह अक्सर सेना में करती थी।
गुमराह युवा सैनिकों को सही रास्ते पर वापस लाने का मार्गदर्शन करती थी। क्या तुम लोग सच में बदलना चाहते हो? जी, हम गंभीर हैं, उन्होंने एक साथ जवाब दिया। तो फिर मेरे पास एक प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव? दीदी, सिया और रवि ने भी उत्सुकता से दिव्या को देखा। तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहां आओ। सुबह 6 बजे? हाँ, हम साथ में व्यायाम करेंगे। व्यायाम? अजय और विजय भ्रमित थे। शरीर और मन जुड़े हुए हैं, अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहेगा। दिव्या ने कहा, व्यायाम करते समय हम बात कर सकते हैं। तुम लोग गलत रास्ते पर क्यों चले गए और तुम भविष्य में क्या करना चाहते हो? सच में दीदी, क्या आप हमारी मदद करना चाहती हैं? विजय की आवाज आशा से भरी लग रही थी। मदद नहीं, हम इसे एक साथ करेंगे। दिव्या मुस्कुराई, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? पहला, एक भी दिन अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। एक बार भी नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा। तैयार हैं दीदी? हम निश्चित रूप से आएंगे। दूसरा, प्रशिक्षण के दौरान अतीत के बारे में बात मत करो, भविष्य के बारे में सोचो। अजय ने सिर हिलाया। तीसरा, दिव्या एक पल के लिए रुकी। रवि और सिया भी शामिल होंगे? हाँ। रवि और सिया चौंक गए। हम? दीदी, हाँ, तुम्हें भी व्यायाम करने की जरूरत है। क्या होगा अगर कल जैसी घटना फिर से हो जाए? और तुम्हें यह भी देखना होगा कि ये दोनों भाई सच में बदल रहे हैं या नहीं। दिव्या के प्रस्ताव से सभी चौंक गए। क्या हम उनके साथ व्यायाम में शामिल हो सकते हैं? अजय ने पूछा सावधानी से। क्यों? आत्मविश्वास नहीं है तो अभी कहो। लेकिन हम कल था, आज है। दिव्या के शब्दों ने सभी के दिलों को छू लिया। सिया ने पहले कहा, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। सिया? रवि ने आश्चर्य से उसे देखा। लगता है अजय भैया और विजय भैया बुरे लोग नहीं हैं, जैसा कि दीदी दिव्या ने कहा। वे सिर्फ गुमराह थे। रवि ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं भी सहमत हूं। वैसे भी मैं उत्सुक हूं कि दीदी आमतौर पर किस तरह का व्यायाम करती हैं। अजय और विजय की आंखों में आंसू आ गए। आप सभी का धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, दिव्या ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो फिर कल सुबह 6 बजे वादा है? अजय ने पहले दिव्या का हाथ थामा। वादा है। विजय ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, उसके बाद सिया और रवि ने। तो फिर अब हम एक टीम हैं, है ना? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। टीम एक अच्छा शब्द है। दिव्या भी मुस्कुराई। उस समय उन 5 लोगों ने महसूस किया कि कुछ नया शुरू होने वाला है। लेकिन एक और बात है, दिव्या ने अचानक कहा। वह क्या है? अब से हम बस आकस्मिक रूप से बात करेंगे। तुम और मैं का उपयोग करो। हमारी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है। यह बहुत औपचारिक होने पर अजीब लगता है। क्या यह ठीक है दीदी? अजय ने सावधानी से पूछा। यह ठीक है, यह अधिक स्वाभाविक है। इस तरह इन 5 लोगों का विशेष संबंध शुरू हुआ। 1 महीना बीत गया। सुबह 6:00 बजे वे 5 लोग उसी गली में इकट्ठे हुए, लेकिन माहौल पूरी तरह से अलग था। आज हम 3 किमी की दौड़ से शुरू करते हैं। दिव्या के आदेश पर सभी ने वार्म अप करना शुरू कर दिया। अजय, कल तुम्हारी नौकरी का इंटरव्यू कैसा रहा? सिया ने दौड़ते हुए पूछा। एक कैफे में बरिस्ता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कहते हैं कि बॉस को मेरा लुक पसंद आया। वाह, बधाई हो। रवि भी खुश था। उनका रूप वास्तव में बदल गया था। अजय और विजय अलग लोग बन गए थे। विजय, कैसा है? एक मिनी मार्ट में काम करना अच्छा लगता है? हाँ, रात में काम करना थका देने वाला है, लेकिन सही तरीके से पैसा कमाकर अच्छा लगता है। विजय के चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान थी जो पहले नहीं थी। और मेरे बॉस ने कहा मैं बाद में मैनेजर के रूप में पदोन्नत हो सकता हूं। उनकी बातचीत सुनकर दिव्या को गर्व महसूस हुआ। दीदी, आज हम एक विशेष प्रशिक्षण की कोशिश करते हैं। ठीक है, रवि ने सुझाव दिया। विशेष प्रशिक्षण? हाँ, वह प्रशिक्षण जो आप आमतौर पर पैरा एसएफ में करती थीं। अजय और विजय की आंखें चमक उठीं। वाह, अच्छा विचार है। बहुत उत्सुक हूं, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, दिव्या ने कहा। एक पल के लिए सोचकर, ठीक है, आज हम टीम वर्क का अभ्यास करेंगे। टीम वर्क? हाँ, पैरा एसएफ में कुछ भी अकेले नहीं किया जा सकता है। टीम को हमेशा एक साथ चलना होता है। दिव्या ने समझाना शुरू किया। अब से तुम एक टीम हो। तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए मिशनों को एक साथ पूरा करना होगा। मिशन? सिया उत्साहित लग रही थी। पहला मिशन, उस छोर पर पार्क में जाओ, लेकिन किसी को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। बस एक साथ दौड़ना है ना?
अजय ने पूछा। नहीं, एक शर्त है। दिव्या मुस्कुराई। रवि को एक पैर पर दौड़ना है, सिया को आंखें बंद करके चलना है। अजय संतुलन के लिए केवल एक हाथ का उपयोग कर सकता है और विजय को पीछे की ओर चलना है। सभी ने भ्रमित चेहरे बनाए। क्या यह संभव है दीदी? विजय ने चिंतित होकर पूछा। यह असंभव लगता है ना? लेकिन टीम वर्क से यह संभव है, दिव्या ने समझाया। तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी होगी। सिया अजय के कंधे पर हाथ रखती है। अजय रवि को सहारा देता है। रवि विजय को दिशा निर्देश देता है। ओहो, तो यह इस तरह से है। सिया समझ गई। सही है, अकेले नहीं हो सकता, लेकिन एक साथ यह निश्चित रूप से हो सकता है। शुरू करो। दिव्या के आदेश पर विचारों चलने लगे। पहले तो वे लड़खड़ाए और लगभग गिर गए, लेकिन धीरे धीरे उनकी सांसें एक लय में आने लगीं। सिया थोड़ा बाईं ओर। रवि धीरे धीरे। मैं तुम्हें पकड़े हुए हूं। विजय सावधान, एक पेड़ है। बहुत अच्छे, तुम सब महान हो। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए और मदद करते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़े। वाह, यह सच में हो सकता है, अजय ने आश्चर्य से कहा। इसे टीम वर्क कहते हैं, दिव्या ने कहा, जो पीछे पीछे चल रही थी। यह सबसे महत्वपूर्ण पाठों में से एक है जो मैंने पैरा एसएफ में सीखा। अकेले हम मजबूत नहीं हैं, यह पैरा एसएफ विलबात करते हैं, लेकिन एक टीम के रूप में हम कुछ भी कर सकते हैं। अंत में वे पार्क में पहुंचे। चारों पसीने से तरबतर थे, लेकिन उनके चेहरे संतुष्टि से भरे हुए थे। हम सफल हुए, सिया चिल्लाई। अविश्वसनीय। तो यह टीम वर्क जैसा महसूस होता है, विजय ने प्रशंसा में कहा। उस समय अजय ने गंभीर चेहरे से कहा, दीदी दिव्या, बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए? क्योंकि आपने हम पर हार नहीं मानी। हार मानी? मैंने ऐसा कब कहा? दिव्या ने अजय के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराया। लेकिन अगर आप 1 महीने पहले हमारे कामों को याद करें। विजय की आवाज धीमी हो गई। वह तब था, अब है। दिव्या ने उन 5 को देखते हुए कहा, ईमानदारी से। पहले मुझे भी संदेह था, क्या वे सच में बदल सकते हैं? लेकिन अब सिया ने उत्सुकता से पूछा। अब मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दिव्या के ईमानदार शब्दों ने सभी के दिलों को गर्म कर दिया। अगर आप नहीं होती तो हम अभी भी गलत रास्ते पर होते। अजय ने सिर हिलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं? दिव्या ने अचानक गंभीर चेहरे से कहा, तुम नहीं बदले। हां, सभी भ्रमित थे। तुम्हारे अंदर जो अच्छी बातें पहले से थीं, वे आखिरकार सामने आ गईं। मैंने सिर्फ एक मौका दिया। सभी दिव्या के शब्दों पर विचार करते हुए चुप हो गए। क्या आप सच में ऐसा सोचती हैं? विजय ने पूछा। बेशक, अगर तुम सच में बुरे होते तो तुम उस दिन माफी मांगने नहीं आते। फिर रवि ने कहा, लगता है आप भी बदल गई हैं। मैं? हां, पहले अगर कुछ डरावना होता तो मैं निश्चित रूप से भागना चाहता, लेकिन अब यह अलग लगता है। कैसे अलग? बेशक, अगर मैं अकेला हूं तो मैं अभी भी डरता हूं, लेकिन क्योंकि हमारी टीम है, मैं और अधिक साहसी हो गया हूं, सिया ने कहा। मैं भी। पहले अगर मैं किसी डरावने व्यक्ति को देखती तो मैं निश्चित रूप से बचती, लेकिन अब मैं सोचती हूं कि शायद वह व्यक्ति अजय भैया और विजय भैया जैसा है, जिसे वास्तव में मदद की जरूरत है। दिव्या भावुक हो गई। जो बदलाव हुआ वह सिर्फ एक साथ व्यायाम करने से कहीं ज्यादा था। दीदी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अजय ने कहा। क्या? आपने हमारी मदद क्यों की? आप हमें पीट सकती थीं और फिर सब खत्म हो जाता। दिव्या एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर कहा, जब मैं सेना में थी तो मेरे बहुत से जूनियर तुम्हारे जैसे थे। ओह हाँ, मुश्किल पारिवारिक परिस्थितियों या जीवन में कोई लक्ष्य न होने के कारण गलत रास्ते पर चले गए बच्चे। दिव्या की आवाज उदास लग रही थी। उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि उन्हें सजा की नहीं बल्कि ध्यान की जरूरत है। तो इसीलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे उनकी याद आ गई। विजय ने पूछा, सावधानी से, आपके जूनियर अब कैसे हैं? वे सभी महान लोग बन गए हैं और उन्होंने अपने अपने जीवन के रास्ते खोज लिए हैं। अब भी हम कभी कभी संवाद करते हैं। दिव्या ने अपना फोन निकाला और एक तस्वीर दिखाई। यह लड़का अब एक फायर फाइटर है, यह एक नर्स बन गया है और यह एक शिक्षक है। सभी चकित थे। क्या हम भी एक दिन उनके जैसे बन सकते हैं? अजय ने आशा से भरकर पूछा। बेशक, तुमने इसे पहले ही शुरू कर दिया है। अचानक सिया बोल पड़ी, दीदी चलो एक साथ एक तस्वीर लेते हैं। तस्वीर? हां, आज का जश्न मनाने के लिए। सभी सहमत हो गए। जब दिव्या ने सेल्फी के लिए अपना फोन उठाया तो अजय ने कहा, रुको, हमारे पास एक पोज होना चाहिए।
पोज? हाँ, टीम पोज, विजय ने सुझाव दिया। तो फिर अपने हाथ इकट्ठे करो। उन पांचों लोगों ने अपने हाथ बीच में इकट्ठे किए। 1 2 क्लिक। तस्वीर लेने के बाद दिव्या ने परिणाम देखा और मुस्कुराई। एक महान टीम। दीदी, चलो तस्वीर साझा करते हैं, है ना? सिया ने सुझाव दिया। तस्वीर प्राप्त करने के बाद सभी उसे देखते हुए चुप हो गए। 1 महीने पहले ऐसी बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, रवि बुदबुदाया। हाँ, जीवन वास्तव में अप्रत्याशित है, अजय ने कहा। दिव्या ने अंत में कहा, दोस्तों, आज के टीम वर्क के पाठ को याद रखना। ठीक है, जीवन भी ऐसा ही है। अकेले यह मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक साथ हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिव्या एक पल के लिए रुकी। कोई भी बदल सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हार न माने और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपका समर्थन करे। 6 महीने बाद अजय ने बरिस्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया और अपने कैफे में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। विजय को मिनीमार्ट के प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। रवि और सिया को विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला और वे अपने नए सपनों का पीछा कर रहे थे। और दिव्या हर सुबह अभी भी उनके साथ व्यायाम करती है, यह महसूस करते हुए कि उसे एक नया परिवार मिल गया है। कभी कभी लोग पूछते हैं, तुमने उन गुंडों की मदद क्यों की? लेकिन दिव्या जवाब देती है, वे गुंडे नहीं हैं, वे सिर्फ गुमराह बच्चे हैं और हर किसी को दूसरा मौका पाने का अधिकार है। कभी कभी जिन समस्याओं का हम सामना करते हैं वे वास्तव में वे लोग होते हैं जिन्हें ध्यान और स्नेह की आवश्यकता होती है। सच्चा बदलाव सजा से नहीं, बल्कि समझ और अवसर से आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हार न मानने की भावना है। जो काम अकेले नहीं किया जा सकता, वह एक साथ करने पर संभव हो जाता है। क्योंकि असली ताकत दूसरों को जीतने में नहीं है, बल्कि उन्हें उठने में मदद करने में है। क्या होगा अगर आज आप अपने आसपास किसी को थोड़ा गर्मजोशी भरा ध्यान देने की कोशिश करें? वह छोटा सा ध्यान शायद किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है।